हे भगवान, एक तो मेरा काम नहीं चल रहा, ऊपर से घर की चिंता लेकर तो मेरा दम निकला जा रहा है। मेरी दोनों बेटियां पता नहीं कैसे अपनी जिंदगी संभालेंगी। क्या किस्मत है मेरी, समझ नहीं आता। शंभू अपनी किस्मत को कोसते हुए जा रहा था, तभी एक गांव वाला आकर सामने खड़ा हो जाता है। अरे बताओ लल्लन भाई, कैसे आना हुआ? अरे भाई, तू क्या अपनी छोटी बेटी रिया को नहीं जानता है क्या? क्या तूने लगाम छोड़ दी है क्या? अरे वो एक गरीब लड़के सोनू से प्यार करती है। कैसा बाप है रे तू? तेरी पत्नी नहीं रही तो क्या बेटियों पर ध्यान नहीं देगा क्या? कहीं भी मुंह मारेगी हैं? अरे कैसी बातें कर रहा है लल्लन, ऐसा नहीं हो सकता। अरे तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? कल ही मैं नदी के किनारे तुम्हारी छोटी बेटी रिया और धीरज को घंटों बातें करते हुए देखा था। बड़ा एकदम मन लगा के बातें कर रहे थे। मैं बगल में लकड़ियां काट रहा था, इसीलिए मैंने उनको टोका नहीं। मैंने कहा देखूं चल क्या रहा है। अरे समझ में आया कि यहाँ तो प्यार की खिचड़ी पक रही है, भविष्य के सपने बुने जा रहे हैं। हाँ, मैंने सोचा तुमको बता दूं। भैया होने वाले दामाद की खबर ससुर जी को तो होनी चाहिए ना। चलो ससुर जी, ध्यान रखो अपने दामाद का। लल्लन वहाँ से चला जाता है और शंभू गुस्से में आग बबूला होकर घर की ओर बढ़ता है। क्या हुआ पिताजी, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। अरे ये बताओ, मीरा कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। कहाँ चली गई वो? पिताजी, आप जानते हैं वो कभी घर पर रहती ही नहीं है। मैं उसे कितना समझाती हूँ कि पिताजी की बात मान लिया कर, पर वो हमारी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं रहती। आज तो मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहाँ है, कहाँ वो? इतने में मीरा घर आ जाती है। आ गई? कहाँ गई थी तुम मीरा? कुछ नहीं पिताजी, वो मैं बस। झूठ मत बोलो, मुझे सब कुछ पता चल गया है। तुम तालाब के किनारे उस गरीब फटीचर धीरज से मिलने गई थी। अरे मैंने तुमको कितनी बार कहा था उसे भूल जाओ, भूल जाओ, फिर भी तुम मुझसे मिलने के लिए गई हैं? क्यों मिलने के लिए गई उससे? बताओ, क्यों गई? पिताजी, मैं उससे बहुत प्रेम करती हूँ और मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मुझे उससे शादी करना है। देखो, तुम्हारी इसी जिद की वजह से तुम भिखारी के घर चली जाओगी। और सौम्या को देखो, नहीं तो इसकी शादी मैंने बड़े जमींदार के बेटे राजबंदन से तय की है, और तुम ए ससुरा एक गरीब फटीचर से प्रेम करती हो। क्या खिलाएगा, क्या पहनाएगा, कैसे रखेगा? अरे जरा सोचो इस बारे में। तुम उससे शादी नहीं कर सकती हो, बस बात खत्म। नहीं पिताजी, मैं शादी करूंगी तो उसी से, वरना मैं किसी से नहीं कर सकती। अरे एकदम, मतलब ठीक है, अगर उसी से शादी करना चाहती हो तो जाकर उसी से शादी कर लेना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, उसके बाद मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, फिर वापस लौटकर ना आना। धीरे धीरे वक्त बीतता है और सौम्या की शादी जमींदार के बेटे रघुनंदन से हो जाती है। वहीं मीरा मंदिर में गरीब धीरज से शादी कर लेती है। देखो बेटा, अब तुम दोनों की शादी हो गई है। सौम्या बेटी, अपने ससुराल में अच्छे से रहना और सास ससुर को अपने शिकायत का मौका ना देना बेटा, है ना? पिताजी, मैं सबका अच्छे से ध्यान रखूंगी। सौम्या मुस्कुराते हुए अपने पति के साथ चली जाती है। रिया जैसे ही शंभू के पास आशीर्वाद लेने आती है। अरे रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, तुम मेरे पांव नहीं छू सकती हो। तुमने उस गरीब भिखारी धीरज से शादी की है तो मेरी बात भी कान खोल के फिर से सुन लो। जो मैंने पहले कहा था, शर्त वही है। आज के बाद मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद। मेरे लिए तुम्हारी माँ पहले ही मर चुकी थी और आज से तुम भी मर गई हो। अपनी मर्जी से शादी की है ना, तो अब अपनी मर्जी से जीवन जियो। भूल जाओ मुझे, जाओ जाओ। शंभू गुस्से में घर के अंदर चला जाता है। अरे रिया, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दिन तुम्हारे पिताजी हमारे प्यार को जरूर अपनाएंगे। चिंता ना करो, चलो आ जाओ आ जाओ।
रिया धीरज के साथ अपने ससुराल झोपड़ी में जाती है। अब देखो रिया, हमारे पास अभी इस झोपड़ी के सिवा तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं मेहनत करके बहुत सारा धन कमाऊंगा और तुम्हें अच्छी जिंदगी दूंगा, चिंता मत करना। कोई बात नहीं धीरज, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम्हारे धन से नहीं। मैंने तुम्हारे लिए समाज और अपने पिता से बगावत की है। तुम मुझसे सच्चा प्रेम करो, वही मेरे लिए काफी है। हाँ। दोनों ढेर सारी बातें करने लगते हैं। दूसरी तरफ सौम्या ससुराल पहुँचती है। इतनी बड़ी हवेली मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अब मेरे सारे ख्वाब पूरे हो गए। अब मैं जो चाहूंगी वो मिलेगा। तभी राजबंधन आगे बढ़ जाता है। ये क्या कर रहे हैं जी? आज हमारा गृह प्रवेश है, हम दोनों साथ में हवेली के अंदर जाएंगे ना? सुनो, ऐसा है, ये फालतू की नौटंकी बंद करो। मैंने ये रिश्ता सिर्फ और सिर्फ अपने पिताजी की वजह से किया है। मुझे तुम जैसे भिखारी से कोई मतलब नहीं रखना। चलिए ही मुंह उठाकर। राजबंधन गुस्से में हवेली के अंदर चला जाता है। ये क्या? ये तो आते ही अपने रंग दिखाने लग गए। पता नहीं मेरी बाकी जिंदगी कैसे कटेगी। लेकिन कुछ भी हो जाए, घर तो अमीर है। मेरा बचपन से सपना था कि मैं किसी अमीर घर की बहू बनूं, और वो सपना तो पूरा हो गया। मेरी बहन रिया एक भिखारी से शादी कर ली है। पता नहीं उसकी जिंदगी कैसे कटेगी। खैर, मुझे क्या, मुझे तो अपनी महारानी वाली जिंदगी जीनी है। इतना सोचकर सौम्या खुश होकर हवेली के अंदर जाती है। जैसे ही वो अपने कमरे की ओर बढ़ती है, तभी पीछे से आवाज आती है। अरे महारानी साहिबा, कहाँ जा रही हो? घर में काम कौन करेगा? मान जी, आप मुझे कह रही हैं? तुम्हें छोड़कर और कोई दिख रहा है क्या? मान जी, मेरी तो अभी शादी हुई है और मैं अभी इस घर में आई हूँ। भला मैं अभी से काम कैसे कर सकती हूँ? और वैसे भी मैंने सुना था कि आपके यहाँ बहुत सारे नौकर थे। मैंने सारे नौकरों को छुट्टी दे दिया है। आजकल इतना काम धंधा नहीं चलता, और फालतू के पैसे क्यों खर्च करूं, जब तुम जैसी मुफ्त की नौकरानी आ ही गई हो। मैंने तुम्हें बहू इसीलिए बनाया ताकि नौकरों के खर्चे बचे, समझ गई ना? अब जाओ जल्दी से रसोई में, बहुत सारे बर्तन रखे हैं और खाना भी बनाना है। सब फटाफट करो, उसके बाद आराम करना। पर मां जी, मैं बहुत थक गई हूँ शादी के काम में, बाद में कर लूंगी। मैंने जो कहा वही करो। सुमन वहाँ से चली जाती है। सौम्या मुंह बनाकर रसोई में चली जाती है। रसोई पूरी तरह फैला पड़ा था। बर्तन के ढेर लगे थे और किचन इतना गंदा था जैसे कई दिनों से साफ ही न किया गया हो। इतना गंदा किचन कैसे हो सकता है? लगता है जानबूझकर गंदा रखा गया है ताकि मैं आकर साफ करूं। हे भगवान, मैं इतने बड़े घर की बहू बनी और यहाँ नौकरानी जैसा काम करवा रहे हैं। आज पहला ही दिन है, पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन क्या करूं, काम तो करना ही पड़ेगा। सौम्या सारे बर्तन साफ करती है, फिर फटाफट खाना बनाकर रख देती है। चलो, सारा काम तो खत्म हुआ, अब जल्दी से जाकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ, कमर टूट रही है। वो कमरे में जाती है और बिस्तर पर बैठ जाती है। तभी राजबंधन कमरे में आ जाता है। अरे, ये क्या कर रही हो तुम? मेरे बिस्तर पे क्यों बैठी हो? अब ये मेरा भी कमरा है, तो बिस्तर हमारा भी हुआ ना? हाँ, तुम्हारा भी बिस्तर है, लेकिन मुझे साफ सफाई बहुत पसंद है, इसलिए बिस्तर गंदा मत करना, समझ गई? राजबंधन गुस्से में पीठ फेरकर सो जाता है। हे भगवान, मैं कितने सपने लेकर आई थी कि पहले दिन सब मेरा स्वागत करेंगे, पति मुझसे प्रेम करेगा, हम पूरी रात बातें करेंगे, लेकिन यहाँ तो आते ही पीठ फेर ली। इतना सोचकर सौम्या रोते हुए सो जाती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और सौम्या की हालत दिन पर दिन बदतर होती जाती है। छोटी छोटी गलती पर सुमन और राजबंधन उसे डांटते रहते हैं। आज तो मैं बात करूंगी। शादी को 1 हफ्ता हो गया, लेकिन उन्होंने आज तक ढंग से बात नहीं की। सौम्या जैसे ही कमरे में जाती है, राजबंधन बाहर निकलने लगता है। रुकिए जी, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे आपसे बात करनी है। क्या बात करना है? जब से मैं आई हूँ आप मुझसे बात नहीं करते। हमारे बीच पति पत्नी जैसा रिश्ता क्यों नहीं है? क्योंकि मैं किसी से प्रेम करता था। मेरी तुम्हारे साथ में जबरदस्ती शादी कराई गई। और सुनो,
तुम ये भूल जाओ कि मैं तुम्हें कभी पति का प्रेम दूंगा। ना मैं तुम्हें पत्नी मानता हूँ और ना ही तुम मुझे अपना पति मानो। राजबंधन वहाँ से चला जाता है। बस बहुत हो गया। अगर मुझे पति वाला प्यार नहीं मिलेगा तो इतने बड़े घर की बहू बनने और ये गहने जेवर पहनने का क्या फायदा। घर में नौकरानी जैसी हालत है, पति भाव नहीं देता और मेरी बहन रिया कैसे खुश रहती होगी, ये देखना होगा। सौम्या जल्दी से तैयार हो जाती है, गहने सेवर पहनती है और हवेली के पीछे वाले दरवाजे से निकल पड़ती है। वहीं धीरज घर के काम में व्यस्त है। अरे धीरज, ये तुम क्या कर रहे हो? जब से हमारी शादी हुई है मुझे एक भी काम नहीं करने देते, सब काम तुम ही करते रहते हो। अरे भाग्यवान, इतनी मुश्किलों से तो हमारी शादी हुई है, तुम्हें कितना कुछ छोड़ना पड़ा। और फिर ये सब कुछ किस लिए कि तुम यहाँ आकर अपने इन कोमल कोमल नाजुक नाजुक हाथ से काम करो। धूप, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए आज तुम्हारे मनपसंद का खाना बनाऊंगा। तुमको बैगन का भरता पसंद है ना? रुको, आज वही बनाता हूँ मैं। अच्छा, तो फिर काम पर कब जाओगे? तुम्हें तो सेठ के यहाँ जल्दी जाना था। अरे हाँ, मैं शेठ के यहाँ काम पर जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी देखभाल करना भी तो मेरी जिम्मेदारी है ना। रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। रुको। मेरी बहन इतनी खुश कैसे रह सकती है और मैं इतने बड़े घर की बहू होते हुए भी नौकरानी जैसी जिंदगी जी रही हूँ। पति का प्यार नहीं है और सास घर का काम करवाती रहती है। अब मेरी बहन की खुशी छीननी होगी मुझे। पति का प्यार नहीं मिला तो क्या हुआ, मैं अपनी बहन के पति का प्यार पाऊंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। सौम्या गुस्से में वहाँ से चली जाती है और धीरज सेठ रामलाल के यहाँ जाता है। ये क्या है धीरज, क्या लगा रखा है ये? आज तुम फिर से काम पे लेट आए हो। जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम कभी समय पर नहीं आते हो। माफ कर दीजिए सेठ जी, आज थोड़ा आने में लेट हो गया। अगली बार से समय पर आऊंगा, चिंता न कीजिए, समय पे आऊंगा। आहा, बस बहुत हो गया। मैं तुम जैसे इंसानों पर और भरोसा नहीं कर सकता। अरे तुम्हारे चक्कर में रहा तो मेरा तो सारा काम धंधा ही बंद पड़ जाएगा। चलो, आज से तुम्हारी परमानेंट छुट्टी। जाओ, देख क्या रहे हो, जाओ निकलो। माफ कर दीजिए सेठ जी, आज थोड़ा आने में लेट हो गया। अगली बार से समय पर आऊंगा, चिंता न कीजिए, समय पे आऊंगा। देखो, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ अपने काम धंधे से मतलब है, जो कि तुम नहीं कर पा रहे हो। बस आज से तुम्हारी छुट्टी, जाओ। सेठ धीरज को वहाँ से निकाल देता है। धीरज उदास होकर वहाँ से निकल पड़ता है। हे भगवान, क्या करूं? रिया को जो गहने कपड़े दिए वो भी मैंने मुखिया जी से पैसे उधार लेकर दिए। अगर सेठ जी ने भी निकाल दिया और पैसे भी नहीं हुए तो सुधी को खाना कैसे खिलाऊंगा और मुखिया जी का कर्जा कैसे चुकाऊंगा? क्या करूं? काम मांग के देखता हूँ। नीरज पूरे गांव में काम मांगता है, लेकिन कोई उसे काम नहीं देता। परेशान होकर वो बैठ जाता है। सौम्या दूर खड़ी ये सारा दृश्य देखती है। यही सही मौका है, मुझे जाकर इसे अपने प्रेम जाल में फंसाना होगा। सौम्या नीरज के सामने आ जाते हैं। अरे अमाया, तुम यहाँ? मैं तुम्हें देख रही हूँ। कई दिनों से तुम बहुत परेशान हो, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अरे भला तुम्हें अच्छा क्यों नहीं लग रहा? क्या बात है? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और तुम्हें इस तरह परेशान देखकर मेरा भी दिल टूटता है। कैसी बातें करती हो ये तुम? मैं भला तुमसे कैसे प्रेम कर सकता हूँ? तुम तो मेरी पत्नी की बड़ी बहन हो और तुम्हारी भी तो शादी हो गई है। देखो मेरी बात मानो, तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अजब गजब बात कर रही हो तुम, अपनी छोटी बहन के पति पर डोरे डाल रही हो। नहीं, मेरा पति मुझसे प्रेम नहीं करता और उसने मुझे कैदी वाला जीवन दे रखा है। और मैं तो पहले से ही तुमसे बहुत प्रेम करती थी, लेकिन मेरी बहन बीच में आ गई और वो तुमसे प्रेम करने लगी। इसी वजह से मैं हट गई। लेकिन अब तुम्हारी हालत देखकर मुझे लगता है कि हम दोनों को एक मौका मिलना चाहिए, अपने प्रेम को आखिरी मंजिल तक ले जाने के लिए। ये क्या कह रही हो? ये गलत है। कुछ गलत नहीं है, हम किसी को नहीं बताएंगे। और देखो, वैसे भी मेरी बहन भी भोली भाली है, उसे कुछ नहीं पता चलेगा। बस हम दोनों प्यार भरी बातें करेंगे और अपनी जिंदगी अच्छे से जिएंगे। देखो, उसके बदले मैं तुम्हें ढेर सारा धन दूंगी।
क्योंकि मैं जमींदार परिवार की इकलौती बहू हूँ। मेरे पास जेवर पैसे किसी की कमी नहीं है, बस मुझे पति का प्यार नहीं मिलता, और वो प्यार मैं तुमसे चाहती हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये देखो सोच लो, ये सारा जेवर तुम्हारा है, और इसी तरह मैं जितनी बार तुमसे मिलने आऊंगी, मैं इसी तरह पैसे जेवर लाकर तुम्हारी सारी गरीबी दूर कर दूंगी। सौम्या वहाँ से चली जाती है। अरे देखा जाए तो ये तो एक तरह से अच्छा सौदा है। एक तरफ मेरी पत्नी और एक तरफ उसकी बहन। हाँ, और वैसे भी ये सुंदर भी है, और मेरी पत्नी से तो ज्यादा ही सुंदर है, और ऊपर से मुझे जेवर भी दे रही है, और ये रिश्ता रखने में हर्ज क्या है। ठीक है चलो। धीरज मुस्कुराते हुए वो जेवर लेकर वहाँ से चला जाता है। दूर खड़ी सौम्या इस दृश्य को देखकर खुश हो जाती है। धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं और और धीरज दोनों लगातार एक दूसरे से मिलने लगते हैं, कभी तालाब के किनारे तो कभी घने जंगलों में, और दोनों की प्रेम प्रसंग हद से ज्यादा बढ़ जाता है। फिर एक दिन धीरज जल्दी से घर से तैयार होकर निकलता है। क्या हो गया जी? मैं देख रही हूँ कई दिनों से तुम मुझ पर ध्यान ही नहीं देते हो, और ऊपर से इतने सवेरे सवेरे तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? अरे कहीं नहीं, बस मैं काम पे जा रहा हूँ, और मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जब भी मैं काम पे जाऊँ तो पीछे से टोका टाकी मत करा करो, हाँ नहीं तो। पहले ये सब कभी नहीं बोलते थे, बस कुछ ही दिनों से देख रही हूँ कि रंग ढंग सब बदल गया है। देखो बस बहुत हो गया। अब तुम क्या चाहती हो कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहूं? तुम बस महारानी की तरह बैठी रहो, सारा काम मैं करता रहूं, हैं? बाहर का काम मैं करूं, घर का काम मैं करूं, यहाँ रसोई मैं देखूं, खाना मैं पकाऊं, झाड़ू मैं लगाऊं। अरे मर्द हूँ मर्द, मर्दों वाला काम करूंगा, नहीं तो मुझे भी बहुत सारे काम धंधे होते हैं। चलो हटो मेरे रास्ते से। धीरज वहाँ से चला जाता है। क्या हो गया? कहीं हमारे प्रेम को किसी की नजर तो नहीं लग गई? पहले ये मुझसे कितना प्रेम करते थे, और अब देख रही हूँ कि दिन प्रतिदिन मुझसे नफरत करते जा रहे हैं। नीरज फिर वहाँ से निकल पड़ता है और तालाब के किनारे जाता है, जहाँ सौम्या पहले से ही रहती है। देखो धीरज, मैं इतने सारे पैसे लेकर आई हूँ, अब चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। हाँ हाँ अमायरा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं भी इतने वक्त से तुम्हारे साथ हूँ। अब सही बताओ, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। तुमसे अलग रहने पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं और मंदिर में शादी कर लेते हैं। जैसे ही मंदिर में शादी करके निकलते हैं, सभी गांव वाले ये दृश्य देखकर चौंक जाते हैं। अरे छी 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 छी, ये क्या है? ये तो राजबंधन की पत्नी है, जमींदार की बहू। और ये क्या? ये तो धीरजा है, रिया का पति। ये दोनों कैसे शादी कर रहे हैं? ये दोनों तो पहले से ही शादीशुदा। ए नीरज, तू तो पहले रिया से प्रेम करता था, अब उसकी बड़ी बहन से शादी कर ली तूने। अरे बेटा, अब तेरी खैर नहीं। अब तू चल देख पंचायत में तेरा क्या हिसाब होता है। चल, क्या हिसाब? क्या हिसाब? देखो ऐसा है, मैं अब सौम्या से प्यार करता हूँ, और आप लोग कुछ भी करिए, अब मैं अमायरा से अलग नहीं रह सकता। तो जैसे बज्जात की वजह से हमारे पूरे समाज का नाम मिट्टी में मिल गया, अब चलो लेकर इसको चलो। पूरे गांव वाले नीरज और अमायरा को घेर लेते हैं। तभी इतने में राजबंधन वहां आ जाता है, और ये दृश्य देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। ये क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस 2 कौड़ी के इंसान से शादी करने की? और धीरजा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तू मेरी पत्नी से शादी करेगा? देखो ऐसा है राजबंधन, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए हमने शादी की है। चल तू मेरे साथ, मैं तुझे अभी बताता हूँ। बहुत प्रेम का भूत चढ़ा है ना, चल मेरे साथ चल। नहीं, तुम मुझे छू भी नहीं सकते, क्योंकि अब हम दोनों पति पत्नी नहीं हैं, और मेरा पति धीरज है। ओ महारानी, कौन सी दुनिया में जी रही हो तुम? तुम पहले से ही शादीशुदा हो, और तुम दोनों ने जो शादी की है ना, इसका कोई मायने नहीं है, और हम पूरे गांव की पंचायत भी इस शादी को नहीं मानेंगे। तुम अपने पति के साथ जाओ, और धीरजा तुम अपनी पत्नी के पास जाओ, चलो। पूरे गांव वाले धीरज और सौम्या को खरी खोटी सुनाने लगते हैं। तभी राजबंधन गुस्से में आग बबूला होकर धीरज को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। और सुन, आज के बाद मेरी पत्नी की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, तो तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगा मैं। कामेना कहीं का। अरे चल तू मेरे साथ चल।
राजबंधन अपनी पत्नी अमायरा को घसीटते हुए वहां से लेकर चला जाता है। वहीं दूर खड़ा शंभू ये सारी बातें सुन लेता है और फूट फूट कर रोने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरी बेटियां ये सब क्या कर रही है? मेरी अम्मा बेटी इतना नीचे कैसे गिर सकती है? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। वो फूट फूट कर रोता है। सभी गांव वाले उसकी इज्जत पर थूकते हुए चले जाते हैं।